बात को भाई। अब ये जो लोगों ने सुना तो उस दिन अख्तरी भाई फैजाबादी का नाम पैदा हुआ कि भाई ये जो है इसके अंदर कोई अलग बात है। और यहां से अख्तरी भाई फैजाबादी के कॉन्सर्ट्स के दौर शुरू हुए कि कलकत्ते का पहला कॉन्सर्ट जो कि इत्तेफाकन हुआ था, वहां से फिर पूरे मुल्क में उनके कॉन्सर्ट्स होने लगे। ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स बल्कि रेडियो रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ चालू हुआ। और रिकॉर्ड्स इस तरह से होते थे कि बहुत ज्यादा अपने आप का मन मार के ये रिकॉर्डिंग करती थी उसकी। एक बार एक रिकॉर्डिंग के वक्त जो है ये लगभग रोने लगी रिकॉर्ड करते करते। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रिकॉर्डिंग तो हो रही। कहने लगी ये कम वक्त ये जो माइक्रोफोन है हमें लग रहा है कि ये हमारी आवाज के साथ साथ इसके अंदर मेरी रूह भी खींची चली जा रही है। अगर हम इसको रिकॉर्ड करते करते मर गए और कल हमारी अम्मा ने हमारी आवाज के अंदर सुनी तो कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा उनको। ये थी मासूमियत। यही वो दौर था लगभग कि जब उनको गया के नवाब अली खान से मोहब्बत हुई। नौजवान थे, लेकिन जब कॉन्सर्ट्स बढ़ने लगे और पूरे मुल्क का दौरा होने लगा तो ऐसा वक्त भी आया कि जब मुलाकातें कम हो गई। मुलाकातें कम हुई, अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते महीने मिलना नहीं होता था। तो आज की जबान में कहें तो मामला जरा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो एक बार जब एक दौरे से लौटी तो नवाब साहब को सरप्राइज देने के इरादे से उनके पास बिना बताए पहुंच गई। और बिना बताए पहुंची तो क्या देखती हैं कि नवाब साहब ने अपने दिल बहलाने का सामान बदल लिया है और रंगे हाथों पकड़ लिए गए। उधर तो वो रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन इधर दिल टूटा। दिल टूटा तो ऐसा टूटा कि शायद उसकी छाप बहुत दिनों तक पड़ी रही, क्योंकि एक उनकी शागिर्दा थी, उनका नाम था श्रुति। उन्होंने पूछा कि भाई ये अपनी आवाज में दर्द कैसे पैदा किया जाए। तो उन्होंने कहा मोहब्बत करो, जितना मोहब्बत करोगी उतना दिल टूटेगा, उतनी तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो वो तकलीफ आवाज में भी आ जाएगी। और शायद यही वजह है कि हमें आपको जब हम और आप इनकी आवाज सुनते हैं तो हमें भी यही एहसास होता है कि यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है कि शाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।
पैदा होती है। और इस खला को पूर्ण करने के लिए, खला को भरने के लिए इंसान अलग अलग तरकीबें अपनाता है। जाहिर सी बात है, बहुत रोता है, बहुत आंसू होते हैं, लेकिन आखिर में शायद पता यही चलता है कि अपना जो काम है, अपनी जो जिंदगी है, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसे संवारा जाए। शायद बेगम अख्तर ने भी यही सोचा और अपने काम में खुद को झोंक दिया। मुल्क भर में कॉन्सर्ट होने लगे और आसपास के ममालिक से भी उनको बुलाया जाने लगा। एक बार पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हुआ और बॉर्डर पे उन्हें पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कस्टम वाले जो होते हैं, उन्होंने रोक लिया कि आप ही जो इतना सारा क्रॉकरी ले जा रही हैं और जो परफ्यूम इधर वगैरह ले जा रही हैं, इसकी आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। उन्होंने जिद कर ली कि भाई ये हमारे अपने इस्तेमाल की चीजें, हम कोई बेचने थोड़ी ना ले जा रहे हैं वहां पे। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और बात इस बात पे आके बढ़ी कि वही जो टुकड़ी है उनकी सिपाहियों की, उनको बिठाल के गजल सुनाई जाएगी और उन्हें ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इस बात पे बात बनी। अब इन्हीं कॉन्सर्ट के बीच में लखनऊ में कोरिंथियन थिएटर में एक शो हुआ उनका, कि जहां पर बेगम अख्तर की निगाहें चार हुई एक नौजवान से, जिसका नाम था एडवोकेट इश्तियाक। अब जान पहचान थी नहीं, तो कैसे पता लगाया जाए कि ये कौन है, कहां है, कहां के हैं, कहां रहते हैं। अब आजकल के राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप का तो जमाना था नहीं, तो कोई तो जरिया चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने का, तारुफ करने का। तो पता ये चला कि सईदा आपा जो है ऑल इंडिया रेडियो में, तुम तो जानती होगी अख्तरी उनको, हैं, वो पक्का इसको जानती होंगी। तो सईदा आपा के पास जो है पहुंच गई। पता चला सईदा आपा एक रिकॉर्डिंग में है और रिकॉर्डिंग चालू है, जब रिकॉर्डिंग खत्म हो तब जाना। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई फौरन खतरानी पहुंच गए उनके पास कि सईदा आपा आप ही हैं? हाँ। आप कौन? जी हम अख्तरी बाई फैजाबादी। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? अच्छा बताइए। जी वो हमारी शादी करवा दीजिए ये एडवोकेट इश्तियाक से, क्योंकि अब तक पता चल चुका था कौन है। सईदा आपा एकदम हक्का बक्का कि ये कैसी बेबाकी है। लेकिन मिजाज ही ऐसा था कि कभी एकदम अपने आप में गायब हो जाना और कभी एकदम बेबाकी से सामने वाले को एकदम अपनी बेबाकी से हैरान कर देना। और ये जो मोहब्बत पड़ी, जो मोहब्बत हुई, उसका अंजाम भी कुछ यूं हुआ कि मुलाकातें हुई और मुलाकातें होने के बाद एडवोकेट साहब के ऑफिस में छुप छुपा के शादी हो गई और अब जिंदगी संवरने लगी, क्योंकि अब फिर से रस्म उल्फत सिखाने वाला जिंदगी में कोई आ गया था। रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई। रस्म उल्फत, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दुनिया पे छा गया कोई।
एक तरफ शुरफा हैं, अशराफ हैं, और एक तरफ तवाइफे हैं। अब एक बाई बेगम बन जाए, ये समाज को कैसे मंजूर हो? और बन भी जाए तो या तो बाई रहने के सारे नक्श और निशान मिटा दे, तब वो कबूल की जाएगी, वरना उसे कबूल ही नहीं किया जाएगा। तो इस शादी में शर्त यह थी कि जब वो आकर एडवोकेट इश्तियाक के घर में रहे तो उसके बाद गाना बिल्कुल बंद कर दें, जिसके लिए उन्होंने बेमन से कहिए या आधे मन से कहिए वो शर्त कबूल कर ली थी। क्योंकि क्या है कि फिर से बचपन का वो वाकया कि ये बात जहन में पहुंच जाना कि समाज का एक तबका आपको अपने से कम समझता है, अपने को आपसे बुलंद समझता है, और सिर्फ आपके पेशे और आपके फन और आपके काम और आपके रहने सहने के ढंग की वजह से आपको कमतर समझा जाता है, कम इंसान समझा जाता है। तो किसी भी तरह से इज्जत की जिंदगी अपनाना, जिल्लत की जिंदगी पीछे छोड़ देना, इसका जो एक जुनून था, कह लीजिए कि शायद उसने ही इस शर्त को मंजूर करवाया। तो पहले तो बात छुपी रही शादी की, लेकिन जब धीरे धीरे बात पता चली और ये उनके घर आई तो अपनी खुश मिजाजी से, अपने खुलूस से एक एक करके उन सब रिश्तेदारों को जो पहले मुखालिफ थे इस शादी के, उनको अपनी तरफ कर लिया, उनका दिल जीत लिया। लेकिन शर्त तो निभानी थी कि ये जो दो मुखालिफ ताकतें थी, एक वो ताकत जो कि दिल से निकली आवाज को कभी रोकने की कोशिश नहीं करती थी, और दूसरी समाज में इज्जत बनाने की कोशिश। आखिरकार 1945 के आसपास शादी हुई, 1944 के आसपास, 43-44 में, और 45 में उन्होंने गाना बंद कर दिया। गाना चाहती थी, गाते रहना चाहती थी, ये बात उन्होंने कही या नहीं कही, या कही नहीं गई, ये दिल की बात कौन कह सकता है? क्योंकि मीर तकी मीर कह गए, दिल की बात कही नहीं जाती, चुप के रहना ठाने। बेगम अख्तर की आवाज में भी सुन लीजिए। चुपके